हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्लासिकल थ्योरी सपोर्ट्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। क्लासिकल थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस मानती है। इस थ्योरी से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक आर्ट समझा जाता था, ना कि साइंस। It views organization as machine and human beings as part of the machine. ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन मानती है और ह्यूमन बींग्स को भी उस मशीन का एक पार्ट मानती है या हिस्सा मानती है. It believes that efficiency of the organization increases with the efficiency of human beings. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की तरह क्लासिकल थ्योरी भी एफिशिएंसी पर फोकस करती थी और तभी ये मानती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ह्यूमन बींग्स की एफिशिएंसी के साथ साथ बढ़ती है. It also emphasized on the structure of the organization. ये ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे पर भी फोकस करती थी. क्लासिकल थ्योरी का मानना था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज किया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बन सकती है और इसी रीजन से राइटर्स सजेस्टेड सर्टेन प्रिंसिपल्स. कुछ राइटर्स ने ऐसे प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग या मजबूत किया जा सकता है. क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो फोकस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जिस कार्य में एक्सपर्ट हो वो उस कार्य को करे, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन या समन्वय एस्टैब्लिश करना. क्लासिकल थ्योरी के सपोर्टर्स हैं हेनरी फेयोल, लूथर गलिक, ओलिवर शेल्डन, उर्विक, मूनी एंड रीले. इन सभी थिंकर्स ने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. ये सभी प्रिंसिपल्स हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द 6 पिलर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी. इन्हें हम क्लासिकल थ्योरी के 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहला पिलर है क्लासिकल थ्योरी का डिवीजन ऑफ लेबर, ऑल्सो नोन एज स्पेशलाइजेशन. डिवीजन ऑफ लेबर होता है जब कार्य को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जो जिस कार्य में एक्सपर्ट होता है वो उस कार्य को करता है. नेक्स्ट इज स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस, जिसे हम हिराकी भी कहते हैं, और हिराकी पर भी हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं. इसका मतलब होता है ग्रेडिंग ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स क्रिएट करना बेस्ड अपॉन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हिरार्की या स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस से एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है. The functional process deals with the division of organization into specialized parts or departments and regrouping of the parts into units. Functional process का मतलब होता है एक organization को different different parts में या departments में divide करना. Next is structure. Organization has a proper structure. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या ढांचा होता है एंड ईच पोजीशन इज असाइंड अ स्पेसिफिक टास्क इन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट व्हिच कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पोजीशन पर एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है और उसी टास्क के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है ताकि उस टास्क को अकम्प्लिश किया जाए. इसी प्रोसेस से एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है. Next is span of control, which means number of subordinates a manager can control. एक समय पर एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है. Then comes coordination. Coordination का मतलब होता है समन्वय. एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए between the employees at various levels. Then the last pillar is departmentalization. इसका मतलब भी यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने का एक आधार होता है. जैसे कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या HR डिपार्टमेंट है. ये होते हैं क्लासिकल थ्योरी के 6 पिलर्स. हेनरी फेयोल, जिन्हें फादर ऑफ द प्रिंसिपल्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है,
और जो क्लासिकल थियरी के सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इस पूरे टॉपिक को हम अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम इन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप इन 14 प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो में जाके इन 14 प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसे कहते हैं कार्य का विभाजन। नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। देन केम डिसिप्लिन, आफ्टर दैट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। ये सब वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या निर्देश की एकता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस देना। रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक या सैलरी। सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। इक्विटी, सबको इक्वली एंड फेयरनेस के साथ ट्रीट करना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर की स्टेबिलिटी होना। इनिशिएटिव, जिसे कहते हैं पहल करने की प्रक्रिया। और एस्प्री डिकोर, जो होती है सहयोग की भावना। लूथर गलिक और लिंडन उर्विक ने भी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे। लूथर गलिक के 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिवीजन ऑफ वर्क, basis of departmental organization, coordination through hierarchy, deliberate coordination, coordination through committees, decentralization, unity of command, staff and line, delegation, and span of control. ये सारे प्रिंसिपल्स भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद उर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे, जो कि थे द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, the principle of correspondence, the principle of span of control, the principle of responsibility, the scalar principle, the principle of specialization, the principle of coordination, and the principle of definition. इसके अलावा गलिक एंड उर्विक ने पोस्टकॉर्प का कॉन्सेप्ट दिया था इन देयर पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 1937। पोस्टकॉर्प क्या था? पोस्टकॉर्प 7 डिफरेंट शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाया गया था, जिसका नाम था पोस्टकॉर्प। और ये कॉन्सेप्ट हमने मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि पोस्टकॉर्प शब्द कॉइन किसने किया, तो उसका आंसर गलिक एंड उर्विक नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गलिक है। ये गलिक ही थे जिन्होंने पोस्टकॉर्प शब्द को कॉइन किया था। जेम्स डी मूनी एंड एलन सी रीले ने भी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे इन देयर वर्क द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक का नाम आप जरूर याद रख लेना। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन थिंकर्स का वर्क है, तो आंसर है मूनी एंड रीले। और इनके द्वारा ये दिए गए 4 प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल, स्केलर प्रिंसिपल, स्टाफ एंड लाइन एंड द फंक्शनल प्रिंसिपल। इनको याद आप रख सकते हैं C, S, S एंड F। ये इन 4 प्रिंसिपल्स को याद रखने की शॉर्ट फॉर्म है। C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, S फॉर स्केलर, S फॉर स्टाफ एंड लाइन एंड F फॉर फंक्शनल प्रिंसिपल। क्योंकि ये 4 प्रिंसिपल्स भी इन द पास्ट पूछे जा चुके हैं। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल मूनी एंड रीले ने नहीं दिया है। वंस अगेन मैं यही कह रही हूँ, आई नो मैं थोड़ा ज्यादा रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को इस वीडियो में। आप प्लीज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो देख लेना, उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स, इन सभी थिंकर्स के प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लासिकल थियोरी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्लासिकल थियोरी को क्रिटिसाइज भी किया गया और इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था दैट इट इग्नोर्ड ह्यूमन एस्पेक्ट। ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया एंड इट फोकस्ड टू मच ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन पर ज्यादा फोकस किया गया बजाय कि व्यक्तियों पर फोकस करने के। देखिए, आफ्टर ऑल संगठन बनता तो लोगों से ही है। उस संगठन में काम करते हैं कौन? व्यक्ति काम करते हैं।
और हर ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होता है, तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी जो है इस थियोरी ने इग्नोर कर दी एंड इट ओवर एम्फसाइज्ड ऑन प्रिंसिपल्स। संगठन के सिद्धांतों पर ज्यादा इसका फोकस रहा। इट फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी एस्पेक्ट्स ने इस थियोरी को मैकेनिकल बना दिया। ये थियोरी इंसान को भी एक मशीन ही मानती थी, जबकि इंसान मशीन नहीं है। It also did not discuss how organization is influenced by factors like people, economic factors, etc. इस थियोरी ने ये भी डिस्कस नहीं किया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फैक्टर्स से प्रभावित होती है, जिसमें आते हैं लोग या इकोनॉमिक फैक्टर्स एटसेट्रा। यही बात हम पिछले 2 पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनती तो लोगों से है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं, तो आप ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये ड्रॉबैक्स थे क्लासिकल थियोरी के, और इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच दी गई जो कि ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करती थी। क्लासिकल थियोरी का सिग्निफिकेंस भी था। इस थियोरी का सिग्निफिकेंस था दैट इट डेवलप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस थियोरी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत डेवलप किए गए और वो यूनिवर्सल थे। उनको आप दुनिया की यूनिवर्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते थे। तो ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस थी इस थियोरी की। अगर हमें क्लासिकल थियोरी को वन लाइन में सम अप करना है तो क्लासिकल थियोरी एक ऐसी थियोरी थी जो फोकस करती थी एफिशिएंसी पर, और ये फोकस करती थी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर भी। और इसी रीजन से इस थियोरी के तहत सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए थे, जिनका पर्पस था एक ऑर्गेनाइजेशन को या संगठन को स्ट्रॉन्ग बनाना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।